देखो, तारों का हजूम आज आसमान में उभर आया है। हम सबको मिलाने को आज कैसा ये पल सजाया है। ये हुनर तो हमें आज वक्त की मेहरबानी ने दिखाया है। आसमान के तारों में एक चमक सी आ गई, रौनक उनको देख के आंखों में समा गई। टिमटिमा रहे थे जो दिए अब तलक, टिमटिमा रहे थे जो दिए अब तलक, आने के एहसास से जान उनमें आ गई, आने के एहसास से आज जान उनमें आ गई। सुरों से भर दे ये आपकी शाम, सुरों से भर दे ये आपकी शाम, एक प्यारा सा गाना हमारी बर्थडे गर्ल के नाम। Your microphone. वाह सर, क्या गाना गाया। यूं तो जन्मदिन आज हमारी शान सेजल मैम का है। यूं तो जन्मदिन आज हमारी टीम की शान सेजल मैम का है। आज के दिन हम सब चिल करेंगे और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम मैम को विश ना करें। हम सब मैम को मिलके विश करेंगे पूरी टीम में, क्योंकि एक ही है जो तबाही मचा रही हैं। पूरी टीम में एक ही है जो तबाही मचा रही हैं। जश्न का हम एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जन्मदिन आज हमारी शान सेजल मैम का है। आज के जन्मदिन पर यही है हमारी कामना, कभी ना हो नकारात्मकता से आपका सामना, आपको मिले अपनों से ढेर सारे गिफ्ट, यही है हम सबकी ओर से आपको प्यार भरी शुभकामना। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे सेजल मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी थैंक यू, थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. थैंक यू एवरीवन। शुभम सर, ये बहुत बड़ी चीटिंग की आपने मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा मैम आपको? क्या सर? कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन। लेकिन हाँ शुभम सर, ये क्या बात हुई इंटरव्यू के नाम पे ये सब? वो सब तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी आपका वक्त हमारा ही है, समझिए। हाँ वो तो है। नहीं चलो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके मैम। श्वेता मैम। Your microphone. अच्छा एक मिनट, शुभम सर मेरे लिए रिकॉर्डिंग कर देना प्लीज।
डूइंग। थैंक यू। ठीक है, तो बातें तो फिर भी होती रहेंगी। अभी यूं तो यूं तो हमें लग रहा है अभी खुशबू का जैसे कोई झोंका आ गया है, खुशियों का देखो आज मौका आया है। आप आए हैं तो जैसे तारों में चांद आ गया, हीरों में कोई जैसे कोई नूर आ गया। आओ आपका ही था इंतजार हमको, आपके जन्मदिन के अवसर पर आपके बारे में जानना है हमको। मैम आज आपका जन्मदिन है तो आपके बारे में जानना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका तो हमको नहीं मिलेगा, तो क्या आप बताएंगे आपके बारे में? ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो आप सबको पता ही है, मैं सेजल और मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं बैरियर ब्रेक सॉल्यूशन में एज अ वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टर वर्किंग हूँ। यही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के साथ मैं स्टडी विथ वीआई टीम के साथ हूँ। तो मैं अपनी वॉलेंट्री वर्क को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। मैम तो मेरे कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप आंसर करना चाहें तो। जी सर, क्योंकि बिल्कुल। आप 1.5 ईयर से भी ज़्यादा हो गए आपको, अब आप भूल रही हैं, लेकिन इतने टाइम हो गए, लेकिन फिर भी हम सब आपके बारे में इतना भी अच्छे से नहीं जानते हैं जितना हमें जानना चाहिए था। तो आज मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और मेरे ही नहीं, हम सबके, जिससे हम आपके बारे में जान सकें। जी सर, बिल्कुल। आप तो क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन क्या हम 5 मिनट रुक सकते हैं तो मैं आराम से आंसर कर पाऊंगी। ज़रूर ज़रूर मैम। हाँ हाँ, मतलब आपको नॉर्मल। ये बताइए कि आप मुंबई की, आपने जैसे आपने बताया कि आप मुंबई से हैं, तो आप प्रॉपर मुंबई से ही हैं, और क्या आप बाय बर्थ ब्लाइंड हैं? आप अपने बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। सर 2 ही मिनट, हाँ 2 मिनट। ओके मैम, बताइए। ओके, तो मैं बाय बर्थ टोटली ब्लाइंड हूँ। मुझे एक्चुअली ग्लूकोमा है, तो उसकी वजह से आपको पता होगा कि ब्रेन के आसपास जो हमारी नर्व्स होती है, नसें होती हैं, वो डैमेज हो जाती है और आईज में ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से रुक जाता है। तो मेरी विजन स्टेटस जो है, पहले मुझे 10% दिखता था और मेरी विजन से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी एक हॉबी थी और आज भी है, ड्राइंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वो इंडिपेंडेंटली कर पाती थी। हाँ, पेंसिल पेन ये सब से नहीं, लेकिन वाइट पेपर पे ब्लैक मार्कर से, स्केच पेन्स और क्रेयॉन से, तो फिर वो सब मैं कर लेती थी। और मैं एक साइटेड स्कूल से पढ़ी हूँ, श्री महाविद्यालय करके एक थाने में स्कूल है। तो मैं बता दूँ, मैं एकदम प्रॉपर मुंबई नहीं बोल सकती हो आप, मुंबई का ही नेक्स्ट स्टॉप होता है थाने। ऑन पेपर थाने एक डिस्ट्रिक्ट है और बोलने के लिए मुंबई का पार्ट है, क्योंकि एकदम नज़दीक है, हार्डली 10-15 मिनट्स का वे है, इसीलिए। तो मैं उधर ही एक स्कूल में पढ़ी हूँ और हाँ, मुझे अपनी स्कूल से बहुत सपोर्ट रहा है हर चीज़ में। तो एक साइटेड की लाइफ मैंने जी है अपने 10th स्टैंडर्ड तक, स्पोर्ट्स हो या ड्राइंग्स हो या कुछ भी हो। और मैथ्स में प्रॉब्लम आती थी मुझे, लेकिन एनएबी से एक टीचर आया करती थी जो मैथ्स करवा लेती थी, तो वो हो जाता था मेरा। और जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आई, तो किसी ने बताया था कि चेन्नई में शंकर नेत्रालय, ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। उससे पहले मेरा ट्रीटमेंट, मैं बैंगलोर में अपने नानी के यहाँ बॉर्न हुई थी, तो बैंगलोर से और हैदराबाद से एलवी प्रसाद से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। और 10th स्टैंडर्ड तक मेरी विजन बहुत स्टेबल थी, क्योंकि ग्लूकोमा की ये स्टेट होती है, या तो आपकी विजन जितनी है उतनी ही रहेगी, या तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मेरी विजन उतनी थी। और 10th में आने के बाद जब किसी ने बताया, तो फिर एक तरफ मेरी 10th थी और एक तरफ मेरी आई साइट थी। घर वाले चाहते थे कि मेरे आईज में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके, तो स्कोप बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी ट्राई किया। तो उस समय मेरा ग्लूकोमा प्रेशर बहुत ज़्यादा हाइक पे था, नॉर्मल होना चाहिए 12-13 पे, मेरा 90 प्लस था।
तो डॉक्टर्स ने बोला था कि आप इसको कम करवाओ, तो वो कम करवाया। ऐसे मेरे 10th में ऐसे चलते-चलते 4 ऑपरेशंस हो गए थे। तो मुझे प्रॉब्लम्स बहुत होती थी क्योंकि 15 डेज़ चेन्नई, 15 डेज़ मुंबई, और मुंबई और चेन्नई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 36 आवर्स की ट्रेन जर्नी है। तो ऐसे सब चल रहा था, बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, तो बोर्ड एग्ज़ाम के 4 दिन पहले मेरे आइज़ की सर्जरी हो गई थी। मेरे आइज़ में इन्फेक्शन हो गया था क्योंकि एक वाल्व बिठाया गया था मेरी लेफ्ट आई में प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, और मेरी आईज मूव नहीं होती है। जैसे नॉर्मली अगर आपको राइट लेफ्ट देखना हो तो आप आईज मूव करते हो, मेरी आईज के साथ वो नहीं है, तो मेरे आईज ने उसको सपोर्ट नहीं किया। मुझे 2 बार इन्फेक्शन हो चुका था और इसको निकाल दिया। तो वो इन्फेक्शन इतने ज़्यादा इससे था कि मेरी पूरी विजन चली गई और मेरी आईज ऐसे पूरे वाइट हो गई हैं। तो उस बाद से मेरी विजन पूरी तरीके से लॉस हो गई, और उसके बाद कुछ नहीं, जैसे सबकी जर्नी होती है, 10 पास करो, 10 पास की, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, और अब मैं बैरियर ब्रेक में वर्किंग हूँ। तो हाँ, 10th तक की मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही, और फिर चैलेंजेस 10th के बाद चालू हुए, और अब बोल सकते हो कि मेरी पर्सनल लाइफ में 10th से या 9th एंडिंग से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे। हाँ सर, इतना ही था। मैम तो 10th के बाद विजन लॉस हुआ, तो फिर उस वक्त देखिए, वैसे तो आपकी फैमिली को स्टार्टिंग से पता है कि ये प्रॉब्लम है और आज ना कल ये प्रॉब्लम होगा, बट जब हो गया, क्योंकि पता होना और जब एग्जैक्टली होना एक अलग बात है, जब हो गया फिर आपको कैसा लगा? आपको तो खैर बुरा लगेगा, लेकिन आपकी फैमिली को कैसा लगा, और फिर उस वक्त आप क्या सोचे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी विजन लॉस हो जाएगी। जैसे आरपी जिनको होता है उनको पता होता है कि एक ना एक दिन आपकी विजन चली जाएगी, वो सेम चीज़ ग्लूकोमा में नहीं होती है। तो ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था, और मैं बहुत खुश थी। हो क्या गया था 10th के बाद, जो मेरी कॉलेज थी वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी, हर जगह से मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आते थे। और 10th में क्योंकि मेरे आइज़ में सर्जरीज हो रही थी, तो मेरे हेल्थ इश्यूज़ होते थे, उतनी वीकनेस हो जाती थी, आप अनकॉन्शियस, आपको जब किया जाता है और उसके बाद जब आप कॉन्शियस गेन करते हो, तो चीज़ें वैसी नहीं होती, आपकी फिजिकल मेंटल कंडीशन वैसी नहीं होती कि आप उतने 100% दे पाओ। तो नेगेटिव वाइब्स शुरू हो गए थे, ना सिर्फ सोसाइटी से, और सोसाइटी से तो कम ही थे, लेकिन हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ में जिनको मैं अपना मानती हूँ और है भी, क्लोज भी है, वही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते थे। तो वो चैलेंज, और जब मेरी विजन लॉस हो गई तो मैंने किसी को बताया नहीं था, ये मेरा और मेरे दिल का टॉप सीक्रेट था। जब विजन लॉस हो रही थी तो मैं उस सिचुएशन से अकेले ये कर रही थी, क्योंकि अगर मैं उस स्टेट में किसी को बता देती तो मेरी मोबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, मुझे अकेले ट्रैवल करना, ये मेरा सपना था, कुछ अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना, वो हो नहीं पाया था क्योंकि सबको पता था कि मेरे आइस में कॉम्प्लिकेशंस है, तो मुझे नहीं भेजते थे दूर। और जिस कॉलेज में मैं थी उधर मुझे रहना भी नहीं था, तो मैं झूठ बोलती थी कि हाँ मुझे दिख रहा है। और फिर तब तक मैंने एक टोटली की लाइफ जीना शुरू कर दिया था। मैं अकेले रिक्शा से आती थी, डरती बहुत थी, ऐसे अकेले अकेले में मैं रोया भी करती थी, लेकिन हाँ, किसी को बताया नहीं। जब पूरी तरीके से चली गई तो फिर लोगों को खुद ही पता चल गया। तो किसी को पता ही नहीं था, तो मुझे नहीं पता क्या उनका रिएक्शन हुआ होगा, तो वो सब तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैंने कभी, अभी उनको ऐसा लगता है, अभी भी वो कोशिश करते हैं घर वाले कि मेरी जितनी विजन थी एटलीस्ट उतनी वापस आ जाए, पर वो पॉसिबल नहीं है। तो मैम, क्या उस समय भी जब आपका विजन लॉस हो गया, उस समय अपने आपके घर वालों को भी नहीं पता थी ये चीज कि आप टोटली ब्लाइंड हो चुके हैं? नहीं नहीं, नहीं पता थी। जब मेरे आईज में वो वाइट हो गया था मैम, जब उसने आधी आईज कवर कर ली, तो मुझे ऐसा लगा था कि डॉक्टर से दिखवा के कुछ तो करना चाहिए। तब मैंने बताया था कि मुझे अपनी आंखों के आगे वाइट वाइट दिखता है, ये नहीं बताया कि मुझे कुछ नहीं दिखता, ये बता दिया था। लेकिन फिर होता क्या है कि जब आपको थोड़ा बहुत दिखता है, और जब जितनी स्पीड से आप चल सकते हो, जितने कॉन्फिडेंटली आप काम करते हो अपने घर में भी, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो वो नोटिस हो गया था कि मेरी विजन ब्लर हो गई है। एक चीज और मैम,
आपने जैसे बोला कि जब आपका 10th का बोर्ड का एग्जाम होने वाला था, उससे 4 दिन पहले आपकी सर्जरी हुई थी, तो उस टाइम पे आपने क्या एग्जाम दिया था, और किस जी मैम, प्रॉब्लम बिल्कुल। को आपने फेस किया? हाँ मैम, मैंने एग्ज़ाम दिया था क्योंकि डू और डाई वाली सिचुएशन थी। मेरे नाम के आगे ये टैग लग गया था कि सेजल 10th फेल होने वाली है, जिसको मुझे हटाना था क्योंकि मेरे 10 साल की मेहनत और ना, हाँ, मैंने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें करने की कोशिश की थी उस समय। मैं हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और जब मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी तो मैंने ये एक चीज़ अपने मन में सोची थी जो मेरे लिए हमेशा से मोटिवेटिंग रही, कि जिस स्कूल ने मुझे पढ़ाया, जिसको ये तक नहीं पता था कि एक वीआई को हैंडल कैसे करते, अगर वो मेरे पीछे 10 साल ना सिर्फ मेरी एकेडमिक एजुकेशन में लेकिन ओवरऑल एक साइटेड बच्चा जैसा पढ़ता है वैसे मुझे अगर उन्होंने पढ़ाया, तो मैं उनको इन रिटर्न क्या दूँ? मुझे कुछ हो जाए, मैं कुछ नेगेटिव करूँ, ये उनका रिजल्ट नहीं होगा। मैं अपने लाइफ में कुछ कर जाऊँ, ये उनका रिजल्ट होगा। और फिर मैंने ऑनेस्टली दिन रात एक कर दिए थे। मैं रात को 1-2 घंटे सोती थी और ऐसे करके मैं पढ़ती थी। मैं बहुत रोया करती थी। मतलब मेरे पास पूरी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे फ्रेंड्स थे पर मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि किसी को शेयर करना चाहिए या कुछ। मुझे पूछा भी जाता था बहुत बार स्कूल में टीचर्स से, सब बहुत केयरिंग थे, सपोर्टिव थे, दिख जाता था। लेकिन तब तक मैं सीख गई थी कि अपने एक्सप्रेशंस को कैसे हाइड करते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने ऐसे-ऐसे करी थी। चैलेंज आता था, मेरी पढ़ाई टाइम पे नहीं होती थी, तो फिर मैं सोचती थी कि मैं थोड़ा कम सो लूँगी, उसमें क्या। तो मैं अपने सारे आवर्स बचाती थी, सब मैंने बंद कर दिया था। तभी तो फ़ोन-वोन भी नहीं था, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था। तो एक मेरे यहाँ पे ट्यूशन लेती है एक मैम, उनके पास मैं गई थी, मतलब 2 महीने या 3 महीने के लिए शायद, मैथ्स और साइंस के लिए। तो मेरे स्कूल के टाइमिंग थे, मैं 6:55 को घर से निकलती थी और 2 ढाई बजे तक घर पे आती थी। उसके बाद मैं तुरंत 3 से 9 रात को क्लास जाती थी, तो वहीं पे मैं अपनी सारी स्टडीज़ करती थी। और आके 10th में थी तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये तीनों लैंग्वेजेस की एक्स्ट्रा स्टडीज़ होती थी, और मैं वीक थी मैथ्स और साइंस में, तो उस पे भी मुझे मेहनत करनी होती थी। तो फिर रात का टाइम मैंने मैनेज कर लिया था। तो मैम, हम स्टडी से हटकर थोड़ा सा आते हैं, क्या आपका गेम्स में भी कुछ इंटरेस्ट था? हाँ मैम, मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो मैं लायंस क्लब थाने, और मेरे स्कूल में क्योंकि सब साइटेड थे, तो हाँ, मुझे साइटेड के साथ कभी स्पोर्ट्स में कम्पीट, क्योंकि लोग डरते थे, एथलेटिक्स वगैरह होता था तो उनकी रनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। तो सब लोग बोलते थे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम व्हिसल करेंगे, सेजल भागेगी। एक बार मैं भागी भी थी 100 मीटर्स की रेस में, लेकिन फिर वो एक डर था कि इसको कोई धक्का मारेगा, गिर जाएगी। उस कंसर्न से एक ही बार मैंने स्कूल के साइटेड के साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वीआई के लिए और अदर डिसेबिलिटीज़ के लिए जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते थे मैं उसमें जाती थी। और मैंने बहुत सारे प्राइजेस भी लाए, फर्स्ट और सेकंड, रनिंग में, शॉट पुट में, और ऐसे ही बुक बैलेंसिंग में, सब में। मैम, तो आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताएंगे, क्योंकि 10th तो कर लिया आपने और उस वक्त फिर जैसा कि आपने कहा कॉलेज सपोर्टिव नहीं था, तो फिर आपने कॉलेज कंप्लीट कैसे किया, और क्या कॉलेज में कोई फ्रेंड बना था आपका? ओके, कॉलेज में फ्रेंड्स की बात करूँ तो परमानेंट फ्रेंड हाँ मेरी एक ही है आज भी जो मेरे साथ है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है श्रुति, वो है। और बाकी हाँ, ऐसे हाय हेलो वाले कुछ लोग हैं 2-4, लेकिन हाँ, कभी वैसी बॉन्डिंग या वैसी फ्रेंडशिप नहीं हो पाई। कॉलेज मेरी सपोर्टिव नहीं थी। सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैं आर्ट्स नहीं लेना चाहती थी, ये मेरी मजबूरी थी आर्ट्स लेना। आर्ट्स लेने के बाद मैंने सोचा था कि अगर मैंने आर्ट्स लिया है जिस भी किसी रीज़न से, तो मुझे इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। तो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश हम लोगों को कंपलसरी हुआ करता था, तो बाकी के सब्जेक्ट्स में मुझे चूज़ करना था। वहाँ पे भी मुझे चूज़ करने नहीं मिला। मेरे कॉलेज में कुछ ऐसे सीनियर्स वीआई थे जिन्होंने वो एक बना दिया था कि ब्लाइंड ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, और ज़बरदस्ती मुझे अपने सब्जेक्ट्स मिल गए थे। तो
बात आती है कि ब्लाइंड को एग्जामिशन मिलता है डायग्राम्स में वगैरह, मुझे नहीं होना था एग्जाम्ड, मैं किसी में भी एग्जाम्ड नहीं हुई थी ना, मैं रिजर्वेशन से एडमिशन में गई थी। तो मुझे वो था कि नहीं करूँगी। तो 11th-12th में मुझे क्लास में वो इक्वालिटी नहीं मिलती थी जो मुझे स्कूल में मिलती थी, और मेरा मन भी नहीं करता था, मैं हार्डली कभी तो कॉलेज जाती थी। तो क्लास में जब मैं असाइनमेंट्स करती थी तो मेरे असाइनमेंट चेक नहीं किए जाते थे और मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जाता था किसी भी चीज़ में। फिर धीरे धीरे 12th में आने तक टीचर्स को ये पता चल गया कि हाँ मतलब सेजल बाकी ब्लाइंड से ये है, और कुछ मैम और सर जाके सीनियर्स को बोलते थे कि तुम्हारी एक जूनियर आई है तुम्हारे जैसी है, लेकिन वो क्लास में अपना सारा होमवर्क करती है, खुद के नोट्स खुद बनाती है, अच्छा स्कोर करती है। और मुझे बोर्ड के लिए इकोनॉमिक्स से डायग्राम्स के लिए पर्सनली मैम ने ट्रेन किया था, और सारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स वगैरह मतलब एक जैसे साइटेड के कंडक्ट होते हैं वैसे हुआ। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ चलो 12th में थोड़ा बहुत ही क्यों ना, जो कुछ भी सपोर्ट नहीं था मुझे एक जगह पे बिठा देते थे, कोई बात नहीं करता था, किधर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्लास में आंसर नहीं कर सकती थी, असाइनमेंट चेक नहीं होते थे, तो एटलीस्ट मुझे 10% 15% सपोर्ट मिला। और जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो मुझे लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो फर्स्ट ईयर में आने के बाद जब वैसे ही मैंने लिटरेचर लिया तो फर्स्ट डे ही था मेरा फर्स्ट ईयर की कॉलेज का, तो वो मैम मुझे बोलती है तुम लिटरेचर कैसे ले सकती हो, तुम्हें किसने दिया लिटरेचर। तो मैंने बोला मुझे मेरा इंटरेस्ट है, मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। तो बोलती है तो तुम मराठी लिटरेचर लेती, इंग्लिश क्यों लिया। मैंने बोला मैं करूँगी। वो मैम के दिल में इतनी ज़्यादा हेट्रेट्स थी कि वो मुझे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों साथ नोट्स मिलते थे, जेरोक्स नोट्स, मुझे कभी नोट्स नहीं दी, वो मुझे दूसरों से मांगने पड़ते थे, प्लीज़ मुझे फ़ोटो निकालने दो, मुझे आपके नोट्स बोरो करने दो, मैं जेरोक्स करके रिटर्न कर दूँगी। कभी किसी चीज़ के लिए वो मुझे हमेशा इग्नोर करती थी। नॉवेल्स की वगैरह बात आती थी तो मैंने बोला था आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं कैसे पढ़ती हूँ फ़ोन में, क्योंकि गूगल प्ले बुक्स पे सारे कुछ मिल जाता था मुझे मटेरियल। लिटरेचर का नहीं मिलता था तो मुझे यूट्यूब पे मिल जाता था, वैसा करके मैं तो अपना कर लेती थी। तो भी वो मैम को पता नहीं क्या था, मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। फिर जब असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स की बात आती थी तो सेम सीन, वो नहीं चेक करती थी तो मैं क्या करती थी, मेरे फ्रेंड मेरे बाजू में जो भी बैठता था उसके असाइनमेंट्स मैम चेक कर लेती थी, उसको मार्क्स वगैरह मिल जाते थे, उसको पता चलता था क्या मिस्टेक थे, तो मैं उसको बोलती थी तुम अपना और मेरा मैच करो, उसके अकॉर्डिंगली मुझे फीडबैक दो। ऐसे सब मैंने स्टार्ट किया। थर्ड ईयर में आई तो थर्ड ईयर में ज़बरदस्ती, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट को ऑप्ट किया। उसके बाद ठीक था, मतलब इतना भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि ऑनलाइन था, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं था कि मैं वीआई हूँ। जब कॉलेज में हम लोग फर्स्ट टाइम ऑफलाइन गए थे तो लोग मुझे देख के शॉक हो गए थे कि ये जो क्लास में इतनी एक्टिव रहती है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती है, ये ब्लाइंड लड़की है। उनका रिएक्शन सच में बहुत अजीब था और मैं बहुत खुश थी कि हाँ चलो, मतलब इनको पता नहीं था, इसीलिए कम से कम मुझे वो सब कुछ करने मिला। बहुत लेट से दिसंबर एंडिंग में जब लॉकडाउन खुल गया था कॉलेजेस के लिए, तब उनको पता चला कि उनकी क्लास में ब्लाइंड लड़की है, तो वो थोड़ा ठीक था। मैम किसी को मतलब कॉलेज लाइफ में थी, आपने इतने साल बिताए कॉलेज में, तो कोई कोई भी आपके साथ या आपके आसपास या आपके सामने कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो कि आपको हमेशा याद आता हो, कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहेंगे? कॉलेज में तो वैसा कुछ भी नहीं था, बस यही एक था फनी जो मैंने अभी बताया कि लोगों को पता नहीं था कि मैं वीआई हूँ, और जब वो मुझे देख के जो उनके रिएक्शन थे, वो मेरा आई कार्ड देख रहे हैं, सब जगह मेरा नाम देख रहे थे कि मैं ही सेजल हूँ या कोई और सेजल हूँ, वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, अच्छा भी था और वो फनी भी था एक पॉइंट के लिए। बस यही, इसके अलावा मेरी कॉलेज लाइफ में कोई अच्छी मेमोरीज बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा मैम, अब हम आपकी कॉलेज लाइफ से निकलकर थोड़ा सा जॉब की तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि अब आप वर्किंग हैं, तो आप थोड़ा सा उस पीरियड के बारे में बताइए। ओके मैम, तो मैं अभी बैरियर ब्रेक में एक्सेसिबिलिटी फर्म है, उधर वर्क करती हूँ, और ये डिसेबिलिटी को लेती है, इनका एक पॉइंट ही है इंक्लूजन, और मुंबई में स्टार्टअप कंपनियाँ। तो मैं टीटीआई में एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का कोर्स परस्यू कर रही थी और मैं मुंबई आई थी
मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उन दिनों मैं मुंबई आई थी, तो बस उसी की वजह से मैंने जस्ट इंटरव्यू देने के लिए दिया था। कोई होप्स नहीं थी कि पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं पहली बार मैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों क्लियर कर गई थी और फिर मेरे 2 महीने बाद ज्वाइनिंग हो गई थी। तो अभी तो मैं वहाँ पे हूँ, अभी मुझे 5 महीने हुए हैं। तो अच्छा है, वर्किंग कल्चर अच्छा है, नो डाउट। वर्किंग प्लेस में इक्वालिटी है, सारा कुछ है। बाकी तो हाँ, छोटी मोटी चीज़ें हर जगह होती है। कुछ लोग जज करने के लिए वहाँ पे बैठे होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मतलब ये काम करके किसी पे एहसान कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, वो लेकिन फिर भी ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। मैम ये लोग आप बताना चाहेंगे बाकी सबको कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग वगैरह क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में? ओके, तो एक्सेसिबिलिटी यानी हम जब वेबसाइट्स को या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी चीज़ को ना, और एक्सेसिबिलिटी सिर्फ डिजिटली नहीं है, फिजिकली भी है। तो एक्सेसिबल यानी क्या, एक्सेसिबिलिटी मतलब कि आप उस चीज़ को हर हर कोई पर्सन विद और विदाउट डिसेबिलिटी उसको एक्सेस कर पाए। और बेसिकली एक्सेसिबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि कौन सी डिसेबिलिटी को क्या चैलेंजेस होते हैं, और उस चैलेंजेस के होते हुए जो हमारे पास हमारे रिसोर्सेस है, क्या वो उनको वो एक्सेस कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर एक्सेसिबिलिटी देता है। मैम आपके ऑफिस में कोई ऐसा जो आपसे जलता हो? ऑफिस में कोई ऐसा जो मुझसे जलता हो, नहीं, अभी तक तो शायद नहीं होगा। अच्छा मैम, आपको ऑफिस लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई? नहीं मैम, मेरे ऑफिस लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज मेरी ऑफिस जो है वो इसी इंटेंशन से इस्टेब्लिश की गई है कि सारे डिसेबिलिटीज को साथ में लेके काम किया जाए। तो वर्क प्लेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, मुझे प्रॉब्लम कब आई थी, क्योंकि मेरे घर से 3 घंटे लगते आने के, 3 घंटे जाने के, तो ट्रैवलिंग चैलेंज था, जो अब नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में था, अभी वो भी नहीं है। फैमिली के थ्रू तो मैं नहीं बोलूँगी। हाँ, एक मेरे पापा की विश थी कि मेरी बेटी ब्लाइंड स्कूल में नहीं पढ़ेगी, वो साइटेड स्कूल में पढ़ेगी। और उस टाइम पे ऐसा लॉ भी निकला था कि आप किसी भी वीआई को डिनाई नहीं कर सकते हो। तो ये ऐसा स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे स्कूल्स ने लेने से मना कर दिया, बहुत सारे कमेंट्स पास किए, तो फाइनली 2 साल मेरे ऐसे सब में वेस्ट भी हो गए। लेकिन जब मैं स्कूल में एंटर की, तो मेरी स्कूल बहुत सपोर्टिव थी। हमेशा उन्होंने उस चीज़ के लिए रिसर्च किया होगा, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी, कि मैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर होता है, जो प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है, वो वीआई का कैसे होगा, मतलब सारी चीज़ें। तो मेरे लिए वही एक फैक्टर रहा कि वो मुझे हमेशा बोलते हैं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता था कि मैं वीआई हूँ या मैं इन लोगों से अलग हूँ। जो चीज़ें उनके लिए थी डिसिप्लिन, वो मेरे लिए भी था, जो पनिशमेंट उनके लिए थी वो मेरे लिए भी था। और उधर ही से मुझे सब बोलते थे कि तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो। एक हमारे सर थे, मैथ्स पढ़ाते थे एनएवी में, विजय सर, उनकी तभी बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब लगी थी। तो तभी मैं बहुत छोटी थी, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में रहूँगी। तो तभी तो मुझे नहीं पता था बैंक में जॉब करना क्या होता है, नहीं, बस इतना सपना था कि मुझे 10th पास होना है, 10th पास करना, ये मेरा ड्रीम था। कि जैसे जैसे आगे बढ़े, तो फिर मुझे लगता था, मतलब मैंने ऐसे अपने माइंडसेट में बना लिया था कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ।
और मैं अकेले स्कूल में आ जा सकती हूँ, मैं स्कूल में घूम सकती हूँ, तो मैं जॉब भी कर सकती हूँ, मैं भी अर्न कर सकती हूँ। ये लोग जैसा करते वैसे मैं ब्रेल में करती हूँ, ये लोग देख के करते मैं सुन के करती हूँ। तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, बस यही सब धीरे-धीरे स्कूल्स के ही प्रोग्राम से और ऐसे अलग से मुझे कभी ढूँढना नहीं पड़ा। और टू बी फ्रैंक लॉकडाउन तक मेरी वीआई कम्युनिटी से कोई दूर-दूर तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, वीआई के लिए क्या स्कोप है, कुछ नहीं। जो नॉर्मल के लिए था, साइटेड के लिए था, वो सब मेरे लिए था। स्कूल से ही आ गई थी। जे और एफ पे डॉट होता है, स्पेस बार सबसे बड़ी की है और विंडोज जो की होती है उस पे एक मतलब एक बीच में एक सर्कुलर बटन हुआ करता था, बहुत सारे कीबोर्ड्स में भी नहीं होता है। तो मुझे स्कूल में ही बताया गया था कि तुम 2 हाथ से टाइपिंग कर सकते हो, जे पे फिंगर रखो, एफ पे। तो टाइपिंग सीख ली थी मैंने, फाइल्स वगैरह ओपन करना, सेव करना, सारा कुछ सीख लिया था। फिर मेरे एनएबी के कुछ फ्रेंड्स थे, वो कंप्यूटर सीख रहे थे जब मैं 6th में थी, तो उन्होंने मुझे बोला था सीख ले। तो तभी मैंने सीखा था, तब एनवीडिया इतना एडवांस नहीं था, तो मैंने जॉस के साथ सीखा था और जब वो कोर्स कंप्लीट होने वाला था, तो मैंने एनवीडिया भी सीख लिया था। तो बस वही 6th टू 8th स्टैंडर्ड ये 3 साल में मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीख ली थी, उस टाइम पे जो भी अवेलेबल थी। मैम मैम जैसे अभी आप एज एक्सेसिबिलिटी टेस्टर वर्क कर रही हैं, तो चलिए आपने कहा कि लॉकडाउन तक तो मतलब आपका वीआई से कांटेक्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही आपका वीआई फील्ड से कांटेक्ट बना, तो क्या आपने पहले से सोच रखा था कि आप इसी फील्ड में जाने वाली हैं? मतलब आपका क्या था जब आपको कांटेक्ट हुआ था, आपको जब पता चला कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, फिर आपने क्या सोचा कि आपको किस फील्ड में जाना है? नहीं, जब मैं लॉकडाउन में वीआई कम्युनिटी के कांटेक्ट में आई, तो मैं एक मेरे फ्रेंड है, उनको मैं अपना भाई मानती हूँ, अदनान, वो मुझे इस फील्ड में लेके आए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था टेक्नोलॉजी से, मुझे कुछ भी ये नहीं था, अट्रैक्शन नहीं था, ना मैं टेक सावी थी। मुझे ये करना बहुत पसंद था, जो भी ऐप्स अवेलेबल है प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो, अच्छा ये एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल मतलब सिर्फ मेरे दिमाग में इतना था, इसको तो लेबल ही नहीं है, ये एक्टिवेट नहीं हो रहा, बस ये 2 चीज़ें मुझे प्रॉब्लम नज़र आती थी। तो फीडबैक देना, एक्सपेरिमेंट्स करना, ये मेरा बचपन से बहुत शौक रहा है। तो जितने भी ऐप्स मुझे मिलते थे मैं सारे डाउनलोड करती थी, मेरे काम की वो नहीं हो। तो मुझे बोला था अदनान ने कि तुम ट्राई करो, तो मैंने उनको पहले बोल दिया नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो लॉयर बनना है और मुझे लॉ की फील्ड में आना था। तो 3rd ईयर तक मेरा ऐसा दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो मैंने सोचा कि घर पे बैठ के मैं क्या ही करूँगी। उस समय महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी डिले हो रहे थे। मैंने सीईटी का फॉर्म भरा था। फिर मेरे माइंड में था कि मुझे अपना करियर कभी चूज़ करने मिला नहीं है, हमेशा जो लोगों ने चाहा वो मैंने किया है। तो फिर मैंने सोचा चलो कि अगर अदनान बोल रहा था तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ, इसीलिए मैं टीटीआई गई थी पुणे और मैं बीच में अपने सीईटी के एग्ज़ाम के लिए आई थी। मैंने सीईटी के एग्ज़ाम क्लियर भी कर ली थी, अच्छे मार्क्स से मुझे एडमिशन भी मिल जाता लॉ में, लेकिन वही था कि मुझे जो कॉलेज चाहिए थी उधर मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा था। और फिर वही था कि बेटी हो, कितने साल पढ़ोगी, कितना पढ़ना है, पूरी लाइफ पढ़ते ही रहोगे, ये सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब मुझे जॉब करनी है, इससे पहले कि चीज़ें और आगे बढ़ जाए मुझे जॉब करनी है, इसीलिए मैंने जॉब ले ली। इस फील्ड में आना मेरी चॉइस नहीं थी। और मैम फिर शादी का क्या ख्याल है? सर शादी का अभी फ़िलहाल कोई ख़्याल नहीं है, हाँ करूँगी, अभी नहीं। मुझे अपना करियर बनाना है, मेरा सपना है मेरा अपना एक घर हो और मैं वेल सेटल जॉब में रहूँ। मैं इतनी रहूँ कि अगर कोई मुझे मिलता है वो मुझे छोड़ दे, मेरे घर वालों का भी सपोर्ट ना हो, कुछ भी ना हो, तो मैं अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सकूँ, मेरे पास घर हो, फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग रहूँ, सारा कुछ हो। तो जब भी पूरा होगा तब देखूंगी। तो क्या अभी आप अभी मैम की शादी कराने पे लगे हैं? मेरे मन में एक बात आई है, अभी कहाँ शादी मैम, हारना ना कभी आपको, जहाँ को कुछ करके दिखाना है। क्या चीज़ है आप, लोगों को बन के दिखाना है।
हारेगा तो जहाँ हम वहीं बैठे तो नहीं रहेंगे ना, पत्थर नहीं, हमको तो राही बन के दिखाना है। सही बात है ना मैम? मैम मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? यस यस। हाँ, तो मैम यस यस मैम, आ रही है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैम आप ये बताइए, जैसे हमारी लाइफ में काफ़ी मतलब डे टू डे लाइफ में भी ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि हम काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को इंस्पायर करने के लिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है, मुझे रुकना नहीं है? सबसे मोटिवेटिंग पॉइंट मेरी 10th की सिचुएशन है। अगर आज भी मैं वो पूरे साल को याद कर लूँ, तो मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं स्ट्रांगली उसको याद करूँ या शेयर कर पाऊँ। तो बस मैं खुद को ये बोलती हूँ, जब मैं इतने बड़े चैलेंज से, जब मेरे पास कोई नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैं अकेले थी, अगर मैं खुद उस सिचुएशन से फाइट करके इधर तक आ सकती, तो ये कुछ भी नहीं है। बस यही एक मोटिवेटिंग पॉइंट है। तो मैम जी सर, पहली चीज़ कि आप कभी भी ना अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करो, और अगर कोई करता है तो भगवान ने अगर सबको अलग से ही बनाया है, तो सबके पास अलग सा टैलेंट होता है, तो किसी को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन आप अपना खुद का खुद होते हो, आपका दिल और आपका दिमाग जो है वो हमेशा फाइट करते रहता है। अरे दिल कुछ बोलेगा, दिमाग मुझे ये करना है, नहीं नहीं ये करना ज़्यादा सही है। और जब आपके करियर की बात आती है, कुछ भी होता है, तो आप पहले स्कोप देख लो, सपोर्ट सिस्टम देख लो, उसके बाद चूज़ करो। और वीआई कम्युनिटी के लिए अगर मैं स्पेशली बोलूँ, तो ना कभी लोगों की सिंपैथी मत लो, उन्हें प्रूव करो कि आप किसी से कम नहीं हो, फ्री का मिल रहा है इसीलिए मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप कुछ मेहनत करो, आपको अपने आप मिल जाएगा, आपको किसी के सामने कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। और खुद का मोटिवेशन खुद बनो। मैं हमेशा बोलती हूँ, रोल मॉडल्स होना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप से ज़्यादा किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, खुद खुद को ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हो। सो मैं हमेशा, मैंने लिखा भी है, फाइट विथ योर चैलेंजेस एंड बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर ओन सेल्फ। वाह मैम, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कि आपके आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉबीज मेरी ड्राइंग, रीडिंग, राइटिंग, हेल्पिंग अदर्स, बातें करना, फ्रेंड्स बनाना, ये सब मेरे हॉबीज है। स्पोर्ट्स भी मुझे पसंद था, अभी मैं कर नहीं पाती उसको, वरना वो भी हॉबी है। मैम आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले थप्पड़ किससे पड़ा था और कब पड़ा था? क्या कभी कुछ कुछ याद है इसके बारे में? सबसे पहले का तो पता नहीं किससे पढ़ा होगा और कब पढ़ा होगा, लेकिन हाँ मुझे याद है, मैंने अपने लाइफ में पापा से मार खाई है पढ़ाई नहीं करने के लिए, क्योंकि मुझे साइंस की दुश्मनी थी। और साइंस का एग्ज़ाम था, मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मुझे याद है 2 चैप्टर्स मैंने प्रिपेयर नहीं किए थे, शायद 8 या 10 चैप्टर्स थे। सारे मैंने बहुत अच्छे से किए थे, 2 मैंने भगवान भरोसे छोड़ दिए थे जैसे सारे बच्चे करते हैं। तो मुझे बहुत डाँट भी पड़ी थी और मैंने मार भी खाई थी उसी के लिए कि मैं पढ़ाई नहीं करती। ओके मैम, थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, लेकिन आप पार्टी कब दे रही हैं पहले मुझे ये जानना है। पार्टी अभी हो जाएगी, अगर आप सब मुंबई आते हो तो। ये तो बचने का बहाना है क्योंकि हम सब दूर हैं। तो आप बताओ कैसे और कब चाहिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ। पहले ये भी बता देंगे।
नहीं, देखो चैतन्य सर, एक चीज है, मुझे अगर लॉयर बनना है तो ये मेरा गोल अनअचीवेबल है, वो हो नहीं सकता अभी, क्योंकि अब मैं एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर चुकी हूँ। हाँ, जो मेरा सेकेंडरी ड्रीम जिसको मैं अभी लेके चल रही हूँ कि मैं टेस्टिंग से एटलीस्ट डेवलपमेंट के साइड पे जाऊँ, 100% नहीं तो 50%, ये अचीव करने की कोशिश करूँगी। तो बाकी सब ओके चलिए मैम, सब ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने पार्टी के लिए ड्यू है हमारी, लेकिन अभी के लिए बिकॉज आपका आज बर्थडे तो कुछ तो देना ही होगा, तो हाँ आप हमारे लिए एक सॉन्ग की 2 लाइन पेश कर दीजिए, बिल्कुल, एक किसी भी गाना नहीं सॉन्ग की। मैम, ये गलत बात है, मुझे गाना नो, बिल्कुल नहीं नो, आता। मैं क्या तभी तो सॉन्ग आज गाऊँ? पार्टी के रूप में, आज पार्टी के रूप में लेकिन दो सच में लाइन मुझे लिरिक्स नहीं आते, नहीं तो मैम कौन सा सॉन्ग गाऊँ मैं? कोई भी 2 लाइन, कोई भी सॉन्ग चलेगा। सोचने दो यार, सुनना आप खुद पड़ेगा से मुझे सिलेक्ट कोई कर सॉन्ग। लीजिए, वरना फिर हम दे देंगे। मुझे सॉन्ग नहीं आता है शुभम सर, तो मुझे किसी भी सॉन्ग के लिरिक्स याद नहीं आ, गाना तो छोड़ो, मुझे लिरिक्स ही याद नहीं है। आपका कॉलर, आपका रिंगटोन जो आपको हर बार बजता होगा, वही सुना दीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट है, वो मैं नहीं गाती, वो मेरा सॉन्ग नेहा कक्कड़ वाला है, तुम्हें बोलना पसंद है तुम्हें हंसना। हाँ, मुझे याद नहीं है सच में, सोचने दो मैं क्या गा सकती हूँ। बाकी मैम लोग भी बोलिए, बाकी लोग को नहीं सुनना है क्या सॉन्ग? हाँ हाँ, सुनना है ना मैम। आपने तो हौसला क्या है, जज्बा क्या है, ये सब दिखाया है। आप में हुनर क्या क्या है, बाकी ये कहाँ दिखाया है। तो अभी मौका मिला है मैम, कुछ तो 2 लाइन ही सुना हुनर देती कुछ तो नहीं है सुन मैम का, लेती। हुनर सिर्फ बातें करने का है, बाकी कुछ भी ऐसी नहीं है बात मैम मैम एक नहीं का। है सॉन्ग हुनर मैम। आप ड्राइंग पार्टी नहीं है। दे सकते, लेकिन सॉन्ग तो सुना सकते हैं, वो सुना दीजिए। अच्छा ठीक है, 2 ही लाइन सुनाऊंगी, मुझे आता जाता है नहीं, और कोई भी कुछ रिएक्ट नहीं करना, अगर ठीक मैम है? आप एक ही लाइन सुनाएंगे तो फिर आप 2-3 सॉन्ग सुनाइएगा, एक एक लाइन बन के वो पूरा सॉन्ग हो जाएगा अलग अलग, मुझे आता नहीं है ना ललित सर मिक्स हो को जाएगा। अब। मैंने इसीलिए नहीं गाया था, आपको याद है ना, शुभम सर के बर्थडे पे भी मुझे आता ही नहीं है, तो मैं क्या गाऊँ? अब मैम जो आता होगा वो सुना दीजिए। कोई बात अपनी नहीं, आप बर्थडे एक पे तो गाना पड़ता है, अपनी बर्थडे पे तो गाना पड़ता है ना। अच्छा, कोई गाना मुझे आए, वो पहले मुझे सोचने दो। मैम जो अभी आप बता रहे थे आपके कॉलर ट्यून पे लगा हुआ है, रिंगटोन पे लगा हुआ है, वही वाला सुना दीजिए। नहीं नहीं, वो नहीं, सोचने वो दो बहुत मैम को, डिफिकल्ट। सोचने दो। 2 मिनट मैं सोचूं। सेजल मैन, बेसिकली आप महाराष्ट्रियन हैं या कहाँ से नहीं बिलोंग नहीं, करते हैं? बेसिकली मैं राजस्थानी हूँ। राजस्थानी है ना? तो राजस्थान में तो गीत संगीत हमेशा हर फंक्शन पे होता है। हाँ, आपकी बात सही है, सुनना और पसंद होता है, लेकिन हम नहीं, कभी गा सुनना नहीं नहीं पाते। होता सब, देखिए उसमें साथ देना पड़ता है, तो ये नहीं होता है। तो हमें चाहे आप फोक फोक में सुना दीजिए, चाहे कोई भक्ति संगीत सुना दीजिए, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो मैं ट्राई करती हूँ। जी हाँ। ब्रदर सिस्टर का सॉन्ग है, तो क्योंकि मेरा करियर मेरे भाई अदनान ने शुरू करवाया, तो उन्हीं के लिए। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। इतना ही आता है मुझे। वेरी नाइस। ओके ओके मैम, ओके सर, एवरी सब लोग साइलेंट हो जाइए, आप 1 मिनट। कहते हैं कि मैं गाती नहीं हूँ। हाँ, सब लोग शांत हो जाइए, ठीक है? श्वेता मैम, रेडियो। जी मैम, आपका गाना सुन के मुझे एक बात याद आई। मुझे पता चला कोई ऐसा है दिल में उतरने वाला गीत बनाना आता है उनको, दिल में उतरने वाला गीत बनाना आता है, या कहूँ तो गीत गाना ठीक आता है। है, भरी महफिल में खुद को छुपाना आता है, दिल में उतरने वाला गीत गाना आता है, भरी महफिल में खुद को छुपाना आता है। हम आज बैठे हैं, सुनेंगे आपको, सुना है आपको खुशियों को तरन्नुम में सुनाना आता है।
ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी वॉइस सच में बहुत बहुत ज्यादा बेकार है। मैं अपना सॉन्ग मैम सुनूंगी तो मुझे पता है। मैम सब तो कुछ ना कुछ आपके लिए कर ही रहे हैं। आप शायद प्रिंस सर से भी कुछ ना कुछ तो सुनना चाहेंगी। जी जी बिल्कुल। हमारे कहने से तो वो माने नहीं, माने आप ओके, कह 1 रही मिनट 1 मिनट। काफी अच्छा इनिशिएटिव है, इसको हम चाहेंगे कि आगे भी लोग सपोर्ट करें। गुड इवनिंग एवरीवन एंड रेडियो फन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, वेलकम सर। आपको थोड़ी देर पहले आना चाहिए था। और इतने Yes, मजे yes. आए, इतने मजे आए, आपको हंस हंस के आप लोटपोट हो जाते हैं आप। मैम तो आज हमारी टीम की सीईओ सेजल मैम का बर्थडे है, तो मैं उनके लिए विशेस और सॉन्ग डेडिकेट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहेंगे थोड़े पहले भी रहें। एक जी बर्थडे सॉन्ग हम डेडिकेट करें तो आपको कोई और डेडिकेट करें। जी, पूरी टीम की तरफ से। और ओके, एक सॉन्ग है मुबारक हो तुमको, ये जन्मदिन तुम्हारा, न्यू ही है, मतलब हाल ही में रिलीज हुआ, कुछ ईयर्स हुए होंगे। शायद ये सॉन्ग कई बार प्ले भी हुआ है हमारे रेडियो हाँ पे। हाँ हाँ, तो मैं भी वही प्ले करने वाला था मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी टीम की तरफ से ये सॉन्ग आज हमारी सेजल मैम के लिए ओके, किया जाए। हैप्पी बर्थडे सेजल मैम, हैव अ लॉन्ग ब्यूटीफुल सेजल मैम जरूर आपको सुन पा रही होंगी, जैसा मुझे उम्मीद है। जी सर, मैं सुन पा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू। एंड लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। चलिए मुझे ना आता। ओके, मैम थैंक को यू। एक प्यारा सा गाना डेडिकेट करते हैं हम। 3 2 1 go। ओके, तो आपका गाना चल गया होगा आपके रेडियो पर। मैम हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू एवरीवन, इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा सरप्राइज था और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, कभी किसी ने दिया नहीं। एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। थैंक यू। तो मैम कैसा लगा, और कैसा लगा तो आपने बता दिया, लेकिन मतलब क्या लग रहा था आपको? जैसे हमने बहाने से आपको बुलाया था, आपको क्या लग रहा था, कैसा कुछ हो भी सकता है या नहीं? नहीं शुभम सर, ऐसा कोई आइडिया मुझे नहीं था। हाँ, एक चीज सोच रही थी कि मुझे सबने विश क्यों नहीं किया। स्नेहा मैम ने भी नहीं किया, शुभम सर ने भी नहीं किया। नहीं किया है मैम, ग्रुप्स में चेक बाद करें। में किया। हाँ, तो मैंने चेक नहीं किया, मैंने देखा तो उसके बाद। हाँ, यहाँ पे मैं आई, इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। मैं सोची थी चलो एक अच्छा काम करना है मुझे आज अपने बर्थडे के दिन। लेकिन जैसे ही मैं आई और श्वेता मैम ने वो चालू किया तो मैं सोची थी क्या हो गया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो अच्छा काम करने से हम लोगों ने रोक दिया आपको आज। हाँ जी मैम आई बिल्कुल, थी इंटरव्यू लेने और मैम का ही इंटरव्यू हो गया। वही। ओके ओके, थैंक यू मैम। श्वेता मैम, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था। हाँ मैम, आपका तो जन्मदिन हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत खास हैं। तो आपका जन्मदिन है खास क्योंकि आप होते हैं हमारे दिल के पास। आपका जन्मदिन है खास क्योंकि आप होते हैं हमारे दिल के पास। मैम ज़रूर नीतू मैम से भी होगी आपकी कोई ना कोई आस। अब वो भी मैंने सुना है काफ़ी कुछ मतलब लिखती हैं या सुनाती हैं, तो आप उनसे कुछ सुनना चाहेंगी? हाँ, नीतू मैम से मैं शायरी सुनना चाहूंगी। ओके मैम, जब आपने बोला है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। सेजल मैम, आज आपके जन्मदिन पर देते हैं हम ये उपहार। आज आपके जन्मदिन पर देते हैं हम ये उपहार। खुशियां सारी 4 गुनी हो, मिले आपको ऐश्वर्य अपार। आने वाली हर घड़ी, आने वाली हर घड़ी दे जाए एक भविष्य सुनहरा।
घर आए आना चाहे कोई बाधा, तो मिल जाए उसको ही दुख गहरा। घर आना चाहे कोई बाधा, तो मिल जाए उसको ही दुख गहरा। उजियारी हो जाए सारी अमावस्या की रातें, उजियारी हो जाए सारी अमावस्या की रातें, हो जाए हर दिन एक वसंत जैसा। मिलता रहे सदा अपनों का साथ, और हाथ में हो आपके पैसा ही पैसा। हाथ में हो आपके पैसा ही पैसा। हाथ में हो आपके पैसा ही पैसा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसी के साथ हम, बिकॉज आज हमारी प्यारी प्यारी टीम मेंबर का बर्थडे है, तो हम आपसे रिटर्न गिफ्ट के रूप में क्या चाहते हैं कि तन्हा अपने से कभी हमें होने न देना, तन्हा अपने से हमें कभी होने न देना, और इस टीम को अपने से कभी जुदा होने न देना। थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर योर शायरी, और बिल्कुल टीम मेरे दिल के हमेशा से करीब रही है, तो बोल सकते हो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो मैं इससे दूर कभी होंगी भी नहीं। तो आपको रिटर्न गिफ्ट बिना मांगे ही मिल गया मैम। मैम लेकिन नीतू मैम ने इतने सारे पैसे दे दिए आपको, तो 2-4 करोड़ इधर भी खिसका दीजिएगा। ठीक है मेरे हाथ में आ जाएंगे ना सर, तो टैक्स वैक्स भर के दे दूंगी। चलो, मुझे शुभम सर, पिंक सर से भी गिफ्ट चाहिए। स्नेहा मैम बोलो मुझे क्या दे रहे। श्वेता मैम। श्वेता हाँ मैम जी। बताएंगी कौन क्या दे रहे हैं। प्रिंस सर तो गाना मतलब अच्छा गाते हैं, मैंने सुना था, पता नहीं। आप बताइए, आप बोलेंगी तो आपको जो चाहिए वो देंगे ना। बिल्कुल, तो प्रिंस सर इस बार मुझे आपका पूरा पूरा सॉन्ग चाहिए, आधा अधूरा नहीं, कोई भी सॉन्ग। वैसे भी प्रिंस सर बहुत शांत है, उन्होंने मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो ये तो बनता है। नहीं मैम, मैं पूछना तो चाह रहा था, लेकिन जैसे ही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था उतने देर में कोई और बोल दे रहा था बीच। फिर मैं चुप हो जा रहा था, तो इसलिए मौका नहीं मिला मुझे। यार ये गलत बात है, टीम के प्रेसिडेंट से मौका छीन लिया गया। कोई बात नहीं सर, अभी पूछ सकते हो, या आप गाना गा दो, पूरा गाना तो आपको गाना ही है मेरे लिए। मैम वैसे तो आपको पता ही कि मैं गाना गाता नहीं हूँ, मुझे गाना आता नहीं है, ठीक है। बाकी आप बोल रही हैं तो मैं एक सॉन्ग पूरा तो नहीं आता, बट मैं कोशिश करता हूँ, है ना। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। थैंक यू।
थैंक यू सर, बहुत अच्छा सॉन्ग गाया आपने। और कौन कहता है आपको सॉन्ग गाने नहीं आता, या आपको सॉन्ग्स आते नहीं है? कितना अच्छा गाते हो। नहीं मैम, कितना खराब गाया। बिल्कुल भी नहीं, मेरे से खराब बिल्कुल नहीं गाया। मेरा सॉन्ग सुनना चाहूंगी मैं दोबारा, कितना बेकार गाया। ऐसा किसने कह दिया मैम कि आपने बेकार गाया? इतना सबको अच्छा अपना लगा। अपना पता होता है। मैम बहुत अच्छा गाया। वैसे मुझे भी पता है। चलिए, यहाँ पर अवेलेबल किसी एक या फिर किसी भी से आप अपने गाने को बेकार बुलवा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। तो आपका आप फ्रेंड सब नहीं मिले हुए, आप सब मिले हुए हो। ठीक है, बताओ ना चैतन्य सर, न्यूट्रल आंसर। आप तो म्यूजिक प्रैक्टिस करते हो। कुछ भी, इसको न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं बोलते। वेरी बैड चैतन्य सर, अनएक्सपेक्टेड। ये गलत है। अच्छा चलो विशाल सर से पूछते हैं। विशाल सर कब से वो भी कुछ नहीं बोल रहे और वो मुझे इतना जानते भी नहीं है, वो शायद ऑनेस्ट आंसर दे दे। विशाल सर। मैम विशाल सर है नहीं यहाँ पर। अच्छा चले गए, ठीक है। चलो श्वेता मैम नेक्स्ट। मैम बाकी सब तो मतलब गाना इतना अच्छा गाया प्रिंस सर ने, सच में झूठ बोलते हैं, वो नहीं गाते हैं। जो नहीं गाता उनसे पूछे उनकी आवाज। बिल्कुल सही बात है, कम से कम श्वेता मैम ने मेरा साथ दिया, अच्छी बात है। नहीं नहीं, थैंक यू। आपका साथ नहीं दिया, मैंने खुद का साथ दिया। ये गलत, ये सही ये रहा। गलत बात है मैम, ये सही रहा। ये गलत बात है मैम, इनकी नहीं ये नहीं, गलत क्योंकि है। मुझे पता है मैं कभी नहीं गाती हूँ। आपने तो फिर भी इतना कॉन्फिडेंस से गाया, तो सोच कर ही सही गाया, तो मुझे कोई बोले मैं तो बिल्कुल मना कर दूँ। नहीं, ये बात अलग है। मैं सोच रही थी मतलब हमारे लिए मैम इतनी स्पेशल हैं, बट उनके बर्थडे पे हम उनसे मिल भी नहीं सकते क्योंकि वो तो बहुत दूर रहती हैं। बट गूगल मीट एक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जरिया है जिससे हम एक दूसरे से इतने अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, नहीं सर? मतलब इतने अच्छे से हम, राइट। तो ये सब तो मतलब चलता रहेगा। अभी समय भी काफी हो गया है। चलो, अब वक्त वो आ गया जब हम जुदा हो जाएंगे, पर बात हमारी याद रखना, यादों में नजर आएंगे। आज की रात के ये पल संजो लेना, क्योंकि यही यादें सपनों में बिखर जाएंगे। हंसी की महफिल में आज जन्मदिन के जश्न का जोश था। चलो हम विदा लेते हैं, जो बीती वो बढ़िया बीत गई। हम रात के मुसाफिर हैं, सुबह को उठ भी जाते हैं, पर पलों की कड़ियों में हम कुछ देर ठहर जाते हैं। वंस अगेन मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मैम। लेकिन मैम मुझे अभी शुभम